हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 14th जून। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज वन पे था, इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अ न्यूज़ कि चाइना की कहते हैं कि पीएलए ने एडिशनल एकोमोडेशंस बनानी शुरू कर दी है अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अपनी साइड पे, और वो एक लंबी दौड़ के लिए तैयार हो चुका है। थोड़ा सा ये कंसर्न है इंडिया के लिए, और उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन वर्क भी बढ़ा दिया है, और कहते हैं वो एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट करनी शुरू कर दी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जो पहले जो अपनी मिलिट्री छोड़ रखी थी, अब दूसरी मिलिट्री बुला ली है वहाँ पे। मतलब आपको पता होगा नंबरिंग होती है 1 2 3, तो हो सकता है पहले 1 3 छोड़ रखी हो, अब उसके बाद 1 3 को बुला के उन्होंने किसी और को डाल दिया। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बट इस बारे में डिफेंस हमारे जो चीफ हैं बिपिन रावत, वो कहते हैं कि सारी आर्मीज ही करती हैं ट्रेनिंग एक्टिविटीज ड्यूरिंग पीस टाइम, ताकि वो तैयार ही कर सकें कि कल को अगर कोई गड़बड़ होती है, कुछ होता है, तो वो तैयार रहें। तो इट्स नॉट सो बिग डील। तो अब वो है या नहीं है, उन्होंने मीडिया को ये बात कह दी। एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं, एक्चुअल में क्या टेंशन राइज हो रही हैं, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो तब हम देखेंगे उसमें क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। अभी उसके ऊपर से क्या बनता था, वो हमने भी देख लिया। आज थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज। उसके बाद पेज वन पे था, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आ रहा है एक्सेस डेथ्स का, कि एक्चुअल में जो हम नंबर्स दे रहे हैं कि कोरोना वायरस से डेथ्स हुई हैं, वो एक्चुअल में जितनी जो ऑफिशियल फिगर्स हैं और जो एक्चुअल में कहते हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अभी हमने बिहार के केस में भी देखा है। अब एक हैदराबाद का भी आया है कि उन्होंने एनालाइज किया है कि कोविड से पहले एक साल के अंदर कितनी डेथ्स होती थी, कितने डेथ सर्टिफिकेट्स इशू होते थे, और कोविड के टाइम पे कितने एक्सेस में डेथ सर्टिफिकेट्स इशू हुए हैं। उससे उन्होंने लगाया कि जो ऑफिशियल फिगर है, जो कह रहे हैं कि 3275 डेथ्स हुई हैं इन द एंटायर स्टेट ऑफ तेलंगाना, कहते हैं 3275 नहीं है, 32752 हैं एक्सेस डेथ्स। तो ये क्या है, एक इशू बन चुका है कि एक्चुअल में कि गवर्नमेंट क्यों रिपोर्ट कम कर रही है। और एक्चुअल में अगर हम देखा जाए कि कोविड के बाद से डेथ्स कितनी बढ़ गई हैं, जैसे अगर देखा जाए तो 32,752 32752 डेथ सर्टिफिकेट ज़्यादा इशू हुए हैं इन दिस पीरियड फ्रॉम अप्रैल 2020 टू 2021, और जबकि गवर्नमेंट कह रही है कि 3275 डेथ्स ही हुई हैं। तो ये इसके ऊपर मुझे मैं बिलीव करता हूँ कि एक दिन बहुत अच्छा एडिटोरियल आना चाहिए, ताकि हम इसको और डिटेल में डिस्कस कर सकें। उसको देख पेज वन पे अपने G7 का सारा देखा होगा, मोदी जी ने भी उस पर बात करी है टेक कंपनीज के बारे में। उन्होंने टेक कंपनीज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इंश्योर करना होगा कि सेफ साइबर एनवायरनमेंट रहे। मतलब उन्होंने अपनी बात रख दी है कि भैया हम जो मीडिया के रूल्स लेके आए हैं वो हम रखेंगे, वो कहीं भी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, चाहे कितना भी बाहर की कंट्रीज उन पर फोर्सेस डालें। उसमें क्या है कि हम G7 ने क्या कमिटमेंट्स करी हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चाहे वो वैक्सीन की बात हो कि उन्होंने कमिट किए हैं वैक्सीन्स, वो अब चाहे B3W की बात हो, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, टैक्सेस की बात हो, जो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट लगाया इन्होंने, सोच रहे हैं ये 15% का, और चाहे वायरस ऑरिजिन की बात हो, ये हम ऑलरेडी पुराने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। एक उन्होंने थोड़ा सा क्लाइमेट के ऊपर बात करी है, वो हम भी आगे देखते हैं। एक पेज 5 पे है इंडियन रोजवुड का। देखिए रोजवुड का ना केरला का इशू कल भी आया था न्यूज़पेपर में, बट इतनी जल्दी उस पर न्यूज़ नहीं बनानी चाहिए, बट आज भी आया है। थोड़ा सा ये 2 3 दिन रहेगा। इसमें यूपीएससी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन कैसा बन सकता है प्रीलिम्स में, मैं बताता हूँ आपको। आपने देखा होगा कई बार ना बड़ी फ्लारी, बड़ी बहुत घुमा फिरा के स्टेटमेंट्स देते हैं, और हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या चीज़ है। तो याद रखिएगा, इसको ऐसे ही लिखेगा, जो इंडियन रोजवुड है वो एक डेसिडियस ट्री है। ठीक है, आपसे ये पूछेंगे, अ डेसिडियस ट्री, इट ग्रोज टू द हाइट ऑफ 25 मीटर्स, इट हैज लेदरली लीव्स, ठीक है, द फ्लावर्स आर वाइट पिंक इन कलर, द फ्रूट इज ड्राई एंड हार्ड, इट रिक्वायर्स फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल। उस पर पूछेंगे अब आप बताइए कि हम किस पेड़ की बात कर रहे हैं। ये एक्चुअल में अगर आप देखेंगे पुराने क्वेश्चन पेपर्स लास्ट 10 ईयर से उठाएंगे, तो दूसरे तीसरे साल में आपको दिखेगा कि बहुत फ्लारी लाइंस यूज करके, और लास्ट में पूछते हैं कि भैया बताओ ये कौन सा है। आदमी पहले तो क्वेश्चन पढ़ के ही घुमा फिर आ जाता है कि यार क्या आइडेंटिफाई करे, इतना प्रेशर होता है उस टाइम। तो ये रोज वुड पे बना लीजिए कभी, क्योंकि जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है, तो लेटेस्ट में कुछ ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल इशू चल रहा होता है जिस पेड़ पे, उसी के ऊपर आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा और देख लेते हैं रोजवुड के बारे में। इसका वो जो वुड है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, डोर्स, विंडोज, शिप फ्लोर्स, प्लाईवुड्स, स्काईज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो इसलिए भी ये मार्शल आर्ट वेपनरी में भी काम आता है बनाने में, और शाफ्ट में भी, और गन स्टेव्स में भी। ठीक है, और इसका जो ऑयल होता है वो परफ्यूम्स में यूज़ होता है, मेडिसिनल पर्पस में यूज़ होता है, एक्नेस दूर करता है।
और इंडिया में रोजवुड कहाँ होती है? इट मेनली ग्रोज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, रिवर के आसपास होता है, बिलो 900 मीटर एलिवेशन। ये जरूर याद रखिएगा, 900 मीटर के एलिवेशन के नीचे होनी चाहिए एलिवेशन उस जगह की। और अगर ज़्यादातर बात करें तो ये कहाँ मिलेगा? इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा में मिलेगा। और कहाँ मिल सकता है? पेरियार नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क और सरिस्का टाइगर रिजर्व इन इंडिया। ये 4 मेन जगह हैं, और ये जितना भी मैंने डेटा निकाला है ये सारा का सारा गवर्नमेंट साइट से निकाला है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और कहते हैं जो साइट्स है, आपने पढ़ा ही होगा, हमने साइट्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, बट व्हाट इज साइट्स। तो ये गवर्निंग एनवायरमेंटल बॉडी है। ये बेसिकली ध्यान रखती है सब एंडेंजर्ड वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना का। तो उन्होंने 2017 में सेल जो रोजवुड की थी अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब जितना भी हो रहा है ये इलीगली या ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू हो रहा है, इससे थोड़ा सा कंसर्न बना हुआ है, तो रोजवुड के बारे में ये अच्छी तरह नोट डाउन कर लेना। अभी पेज 5 पे था, जहां हमने याद होगा कि हमने इंक्रीज वैक्सीनेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे लुभा सकते हैं लोगों को। हमने बात की थी कि कुछ लेक्चर्स में कि चावल फ्री में देने की बात देखी थी हमने। वो उसके बाद हमने बात की थी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स जैसे कि इलेक्शन में करते हैं वैसे हम शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही ना आपके पॉइंट्स ऐड होते रहेंगे। मेरे ख्याल से जब तक पेपर देने जाएंगे काफ़ी पॉइंट्स ऐड होंगे। आज इस बार इस पॉइंट को ऐड करिएगा कि उन्होंने कहा है नू में ना, बेसिकली हरियाणा में जगह है नू। उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, पर्टिकुलर प्लेस का एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, बट वहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ डिसाइड कर सकती हैं लोकल सेलिब्रिटीज़ को लाके, वहाँ के जो लोकल स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, एक्टर्स हैं, अचीवर्स हैं, जिन्होंने ताकि वो बता सकें लोगों को कि कोई भी उनकी मिसकंसेप्शन है वैक्सीन के बारे में, और एनकरेज कर सकें पीपल को कि आप आइए और इम्यूनाइज़ अपने आप को कराइए। ठीक है? और आप मासेस के थ्रू, सोशल मीडिया थ्रू रिलीजियस लीडर्स भी पहुँच सकते हैं ताकि वो लोग इनकी गलतफ़हमी दूर करें। क्या होता है ना, लोगों को एक बिलीव हो जाता है, किसी-किसी इंसान पे बिलीव हो जाता है कि हाँ, अगर ये कह रहा है तो ठीक ही होगा। जैसे नूह में अगर बात करें तो वहाँ का जो आपने देखा होगा इंडियन आइडल का विनर राया सलमान, उसको बुलाया है कि आप उसको भी कोशिश कर रहे हैं बुलाने की कि तो आप एक वीडियो मैसेज बना के भेजिए। तो ऐसे ना आप ये पॉइंट्स ऐड करते जाइए अपने पॉइंट्स में, थोड़ी जगह छोड़ दीजिएगा, हो सकता है 8-10 पॉइंट्स और हमारे ऐड हो। एक एडिटोरियल आज बहुत अच्छा है, 2 एडिटोरियल्स बहुत अच्छे हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। एक एडिटोरियल था सार्स कोविड-2, ये नेचुरल ओरिजिन है या ये लैब से निकला है? देखिए क्या है, अगर आप भाषणबाजी करना चाहते हैं, न्यूज़ में कुछ भी बोलना चाहते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये लैब से निकला है ये। बट क्या है, आप दे रहे हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम, यू हैव टू बी वेरी सिंसियर व्हाइल आंसरिंग। चाहे आप इंटरव्यू में दें, चाहे आप मेंस के पेपर में दें, आप नहीं भाषणबाजी कर सकते। आपको सबूत चाहिए आपको बोलने के लिए, क्योंकि जो पेपर चेक कर रहे हैं ना, वो बहसबाजी नहीं करेंगे, वो बहुत इंटेलेक्ट्स हैं, वो हर चीज़ ध्यान से देखेंगे। ठीक है? अब आपको इसमें कैसे लिखना है मैं बताता हूँ। कहते हैं कि अगर वो ज़ूनोटिक स्पिल ओवर है, अगर वो और नेचुरल ओरिजिन का है, तो या तो वो किसी बैट से आया होगा या किसी इंटरमीडिएट होस्ट से आया होगा। ठीक है? डायरेक्ट किसी जानवर से इंसान पे आया होगा या किसी जानवर से दूसरे जानवर पे गया, वाइल्ड एनिमल से एक डोमेस्टिक एनिमल पे गया फिर आया होगा। बट कहते हैं क्या है कि टिल डेट कोई भी हमें बैट स्पीशीज़ ऐसी नहीं मिली है, जिसके अंदर ही हमने कोविड-2 वायरस देखा हो, ना ही हमें कोई इंटरमीडिएट होस्ट मिला है। दूसरा क्या है कि चाइना की सीक्रेसी, और उन्होंने इतनी रिपोर्टिंग करने में डिले करी है वुहान आउटब्रेक, तो इसलिए हमें एक नेचुरल होस्ट नहीं मिला। ये 3 पॉइंट्स की वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि ये लैब से निकला हुआ माल है, ये लैब से लीक हुआ है, ये हाइपोथेसिस आ रही है। बट कहते हैं इसके ऊपर भी पॉइंट लिखेंगे, प्रोस कॉन्स दोनों लिखेंगे हम। कहते हैं फाइन, अगर हम होस्ट एनिमल की बात करें, वो काम डॉन्टिंग होता है। क्या है कि हमने चाहे अगर हम बात करें सार्स की या मर्स की, हमें तुरंत मिल गया था इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है? बट हमें बहुत साल लगे थे ये पता करने में कि हॉर्सशू बैट भी जो है वो हार्बर करता है सार्स वायरस स्ट्रेन। तो और आज तक की डेट में हम इबोला वायरस का एक्चुअल ओरिजिन जो है नहीं ढूँढ पाए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सार्स कोविड-2 का अगर नेचुरल ओरिजिन हमें नहीं मिला है, इंटरमीडिएट होस्ट नहीं मिला है या नेचुरल होस्ट नहीं मिला है, तो हम नहीं कह सकते कि चाइना के ये लैब से निकला है। क्योंकि एक पॉइंट और लिखेंगे हम कि अगर वायरस जो है अगर बायो इंजीनियर्ड होता ना, तो जब हमने जीनोम सीक्वेंसिंग करी, तो वो बता देती कि हाँ भाई ये बायो इंजीनियर्ड है। बट कहते हैं कि और क्योंकि साइंटिस्ट को कहीं भी कोई भी ऐसा वो नहीं मिला है सबूत कि जिससे वो लगे कि वो जेनेटिक मैनिपुलेशन है। हाँ, कुछ साइट्स पे कहते हैं, क्योंकि देखो प्रोस कॉन्स चलते रहेंगे। प्लस माइनस चलता रहेगा आंसरिंग के टाइम पे। कहेंगे हाँ, थोड़ा-सा एक जगह पे हमें लगा कि जहाँ पे जिस प्रोटीन जो अलाउ करता है वायरस को इन्फेक्ट द सेल्स, वो एक एविडेंस है बायो इंजीनियरिंग का।
बट वो कुछ ऐसा यूनिक नहीं है, वो आपको ऐसा नहीं है कि सार्स कोवी 2 में भी दिखेगा, वो और भी वायरसेस हैं जिसमें ये लगता है कि वो जो अटैक कर रहा है सेल को, वो बायो इंजीनियर्ड है। ठीक है? तो ये सिर्फ सार्स कोवी 2 के बात में नहीं है। कहते हैं फिर अब उस बाद एक रिपोर्ट आई थी कि 3 वुहान लैब रिसर्चर्स जो हैं वो बीमार हो गए थे। तो ये भी कहते हैं लैब लीक हाइपोथेसिस को प्रूव नहीं करता है। कहते हैं कोई एविडेंस नहीं है कि वो जब बीमार हुए थे वो सार्स कोवी 2 वायरस से बीमार हुए थे। और ये भी नहीं पता कि अगर वो बीमार हुए थे तो वो कुछ लैब के अंदर की वजह से बीमार हुए थे। ऐसा भी तो हो सकता है ना, चलो तीनों आदमी काम कर रहे थे, बीमार हो गए, हो सकता है बाहर से कोई काट गया उनको तब बीमार हुए। तो कहते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ दिस कंक्लूसिव एविडेंस, हमारे पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि टू सपोर्ट ईदर हाइपोथेसिस कि क्या नेचुरल है या जेनेटिक है। हम अभी नहीं बता सकते ये लैब से निकला है या नेचुरल है। हम कुछ नहीं बता सकते, इसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। अगर आपसे पेपर में भी पूछा जाएगा या आपसे पर्सनली कोई पूछे, तो ये 4 पॉइंट्स आपने लिखने हैं कि क्या ये लैब से निकला है, उसके ये पॉइंट्स हैं, क्या ये नेचुरल ओरिजिन है, इसके ये पॉइंट्स हैं। तो इसके लिए हमें इन्वेस्टिगेशन थॉरो चाहिए। और वेल द इंक्वायरी बाय द यूएस इंटेलिजेंस ये हमें कुछ हो सकता है क्लूज प्रोवाइड कर दे, बट ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो है ना, उसमें हमें चाइना की कॉपरेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और इस इवेंट्स को पॉलिटिसाइज करना इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। हमें थोड़ा-सा यही करना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन करें, साइंटिफिक एविडेंसेस लाएँ, ताकि हम पूरे प्रूफ्स के साथ कह सकें ये लैब से निकला है या ये नेचुरल है। ठीक है? उसके बाद एक एडिटोरियल था आईआईपी कोर सेक्टर्स, ये डेली चेंजिंग वाली बातें हैं महीने-महीने की। इसको इतना गौर मत कीजिए, गौर करना होता है आईआईपी क्या है, कोर सेक्टर्स क्या है, इनकी वेटेज क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स के लिए। तो 4th जनवरी के एनालिसिस में हम सुन सकते हैं। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था साइबर थ्रेट के लिए। सुनिएगा ध्यान से, एक तो उसमें सोलर विंड्स दे रखा था, इट इज़ इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट। ये यूएस पे बेसिकली साइबर अटैक हुआ था फ्रॉम रशिया, सोलर विंड्स, ठीक है? और अगर हम एडिटोरियल की बात करें वो साइबर थ्रेट वाला, वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कॉम्प्रिहेंशंस के लिए आपके सीसैट के लिए बहुत अच्छा है, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। रही हमारी साइबर थ्रेट्स की प्रिपरेशन की बात कि इंडिया कितना प्रिपेयर्ड है, कितना नहीं, हम बहुत अच्छा एनालिसिस कर चुके हैं 6 मार्च के में, इसमें हमने एडिटोरियल डिस्कशन की थी। 8th मार्च 8th अप्रैल, इस 2 लेक्चर्स में आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएँगे। हार्डली 30-30, 40-40 सेकंड्स आपको सुनना होगा। उसमें आपको पॉइंट्स मिल जाएँगे जो आपके इस 6 मार्क्स के एनालिसिस को और थोड़ा-सा कंसोलिडेट कर देंगे। थोड़ा-सा अगर आप सुनना चाहें, 24th जनवरी इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट उसमें हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात करी है। सुनना चाहें, अगर आपके पास टाइम हो तो वो भी सुनिएगा, 1 मिनट का सुनना है, उसमें से भी आप पॉइंट्स जोड़ सकते हैं। ये 4 एनालिसिस का पॉइंट्स जोड़ेंगे, आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा फॉर योर मेन्स। उस पर एक एडिटोरियल था सिंथेटिक बायोलॉजी पे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कहते हैं सिंथेटिक बायोलॉजी जो है ना, एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम मैनिपुलेट कर सकते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, और उससे हम क्या है ह्यूमन की बेटरमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उनके डिजीजेस जो हैं, अब उनके सेल्स को री इंजीनियर करके उनके डिजीजेस को क्योर कर सकें। कहते हैं मगर ये ऐसा नहीं है इतना आसान, ये एक डबल एज स्वॉर्ड है, इधर से भी काटेगी इधर से भी काटेगी, क्योंकि इसके साथ रिस्क भी उतने हैं जितने इसके फायदे हैं। क्योंकि और उन रिस्क को हमें पहले एड्रेस करना पड़ेगा ताकि उसको वाइडली एक्सेसिबल कर सकें। क्योंकि इसका डेलिबरेटली मिसयूज़ हो सकता है। अब हम पैंडेमिक के टाइम पे देख रहे हैं कि भैया लैब से निकला है वो वायरस। अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है कि ये लैब से निकला हुआ कोरोना है, तो हमें पता है कि क्या हाल किया है इसने पूरे वर्ल्ड का। तो हमें एक बहुत केयरफुली रिव्यू करना होगा, स्पेशली इन द वेक ऑफ पैंडेमिक, कि बायोसिक्योरिटी सिस्टम हमारा प्रॉपर प्लेस में हो, जहाँ पे ये टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही है। वैसे तो एक्सेसिबल नहीं है, बट जहाँ जहाँ ये बायोटेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं, वहाँ का हमारे बायोसिक्योरिटी सिस्टम जो है बहुत केयरफुली रिव्यू करना होगा, हमें बहुत प्रॉपर होना चाहिए। एक्सीडेंटल लीक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल पैथोजेंस जो हैं, क्योंकि हमारे बहुत बड़ा कंसर्न है कि अगर कोई एक्सीडेंटली अगर कोई पैथोजन लीक हो गया तो क्या हाहाकार मचा देगा, हमने ये पैंडेमिक में देख लिया है। क्योंकि हमारे पास इनसफिशिएंटली ट्रेन्ड स्टाफ है, इनएडिक्वेट सेफगार्ड फैसिलिटीज़ हैं, लैक ऑफ प्रॉपर प्रोटोकॉल्स हैं, और वो सब वजह हो सकती हैं ऐसी लीक की। ठीक है? और कहते क्या है कि हम बहुत बहुत ज़्यादा कम फोकस कर रहे हैं बायोलॉजिकल सोर्सेज के थ्रेट्स को, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। कहते हैं कि अगर हम देखें, एक बायोलॉजिकल अटैक जो है ना, उसकी बहुत बड़ी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, सीरियस इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। बात क्या है कि वो दिखता कम है, क्योंकि उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, वो लेस इमीडिएट एकदम नहीं दिखेंगे। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पता चलता है कि हाँ भैया, बायोलॉजिकल अटैक की क्या पोजीशन है। कहते हैं वेल प्लान्ड अटैक जो होगा ना विद हाईली इन्फेक्शियस पैथोजेंस, जो वो बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। अगर हम कोविड की बात करें, अगर ये लैब से निकला हुआ होगा ना, तो ये बहुत खतरनाक होगा।
अब कहते हैं कि जो हम वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी देखें बायो वेपन्स की, हमने रिकग्नाइज तो बहुत पहले कर ली थी, बट हमने इसके लिए कुछ करा नहीं है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में कुछ करा नहीं है इसके लिए। अगर हम वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात करें, अगर हम पहले ही बात करें न्यूक्लियर वेपन्स की, उसको मैक्सिमम सेफ्टी दी जाती है, सिक्योरिटी दी जाती है, चाहे उसके लिए ट्रीटीज बनी हुई है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स कर रखे हैं। उसके बाद आते हैं केमिकल वेपन्स, उसके लिए भी इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है। बट कहते हैं जब हम बात करते हैं बायो वेपन्स की, बायो वेपन्स में हमने जो है उसकी मास डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी को रिकग्नाइज तो कर लिया है, बट अगर हम बात करें तो उसके ऊपर हमने बनाया क्या है, सिर्फ बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन कन्वेंशन, वो भी 1972 में, जिसकी कोई इम्प्लीमेंटिंग बॉडी नहीं है। क्यों नहीं हम सीरियस ले रहे हैं इसको? उसके बाद कहते हैं अब आएंगे, अगर हम इसकी बात करें तो हर चीज़ में हमें इंडिया को जरूर घुसाना होता है। कहते हैं एक तो इंडिया तो वैसे ही डिसएडवांटेज पोजीशन पे है अगर हम डेवलप कंट्रीज के साथ में अगर कंपेयर करें तो। क्यों? क्योंकि हमारे तो पुअर डिजीज सर्वेलेंस है, इनसफिशिएंट कोऑर्डिनेशन है हमारी वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। और अगर हम हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें, अगर सपोज करिए लीक हो भी जाता है या कुछ हमारे पर अटैक भी हो जाता है, तो अगर हमें बचाने के लिए हेल्थ केयर सिस्टम चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा पैथेटिक स्टेट पे है। कहते हैं अगर एग्जाम्पल लें तो बायोसेफ्टी गाइडलाइंस जो हैं इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, अगर बायोसेफ्टी की बात हो रही है तो वो दो मिनिस्ट्रीज के अंडर आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। और जो डी लैब्स हैं जो बायोलॉजिकल रिसर्च देखती हैं, वो हैं आईसीएमआर और आईसीएआर। आईसीएमआर आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर, और आईसीएआर आती है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर। मतलब आप ये देख लीजिए, जो बायोसेफ्टी गाइडलाइंस हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की, जबकि जो बायोलॉजिकल रिसर्च को लेके लैब्स हैं वो आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में। मतलब चार मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, कितने डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होंगे आप सोच लीजिए। तो ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉडीज जो हैं और मिनिस्ट्रीज है ना, वो कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट बना देती है। हमें एक ज़रूरत है एम्पावर्ड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी की। और हमें अगर हम डिजीज़ का रिस्क देखें जो जूनोटिक ओरिजिन है, हमें ये ट्रेडिशनल मिनिस्ट्री वाइज सेपरेशन नहीं चलेगी। हमें चाहिए एक एम्पावर्ड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी जिसके अंडर ही ये सारा कुछ आए, एक ही डिपार्टमेंट हो उसके अंदर सारा कुछ आए, तब हम एक इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। नहीं तो फिर भैया बंटा घोल ही है हमारा। उस वक्त पेज 11 की बात करें तो G7 ने अग्री करा, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्लाइमेट के लिए प्लेज के लिए, जैसे आपको पता ही होगा हम पहले भी कई बार क्लाइमेट टॉक्स में डिस्कस कर चुके हैं। $100 बिलियन का प्लेज था, डेवलप्ड कंट्रीज को देना था, पुअर कंट्रीज को, उसके लिए उन्होंने प्लेज किए। बट कहते हैं कोई कॉन्क्रीट कमिटमेंट्स नहीं दिए, सिर्फ बातें बयानबाजी हुई है, एक्चुअल में कोई कॉन्क्रीट कमिटमेंट्स नहीं आई है। एक पेज 11 पे आपने देखा होगा चाइना का पूरा रेयर अर्थ मिनरल्स का था, देखिए उसमें बहुत कम दे रखा था। 20th मार्च के एनालिसिस में हमने बहुत डिटेल में रेयर अर्थ मिनरल्स क्या हैं, क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके, वो हमने सारा डिस्कस किया था। प्लीज सुनिएगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज थोड़ा सा लेक्चर मेरे से 3-4 मिनट लंबा हो गया है, तो क्वेरी एक थी मैं जानता हूँ वो मैं कल ले लूँगा। ठीक है, प्लीज़। हाँ, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।